बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड फ्रिक्शंस एंड स्टोक्स लॉ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था फ्लूइड की विस्कोसिटी के बारे में, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द फ्लूइड या विस्कस फोर्स ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो उसके लिए एक लॉ है प्रॉपर, जिसे हम कहते हैं स्टोक्स लॉ ऑन बिहाफ ऑफ अ साइंटिस्ट कॉल्ड स्टोक्स। तो वो लॉ हमें क्या बताता है कि फ्लूइड फ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अगर विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड ज़्यादा है, तो फ्लूइड फ्रैक्शन ज़्यादा होगी। एंड रिलेटिव स्पीड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, कि जो फ्लूइड फ्रैक्शन है वो डिपेंड करती है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड ईटा पे एंड वी पे। वी इज़ द स्पीड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड फ्रैक्शंस अकर व्हेन फ्लूइड फ्रैक्शन, जो जैसे उसने ऊपर वर्ड यूज़ किया फ्लूइड फ्रैक्शन, तो उसके बारे में बता रहा है कि फ्लूइड फ्रैक्शन एक्चुअली होती क्या है। तो फ्लूइड फ्रैक्शन अकर्स व्हेन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, आर मूविंग एट डिफरेंट, मतलब कि दो जो लेयर्स है ना फ्लूइड की, लाइक एक ये लेयर होगी और दूसरी लेयर होगी, तो ये डिफरेंट वेलोसिटी से मूव, लाइक ये हाई वेलोसिटी से मूव कर रही हो, ये स्मॉल वेलोसिटी से मूव कर, तो देयर इज़ अ रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। वैसे भी आपको पता है जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उससे क्या होता है, उससे रेजिस्टेंस आती है। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद और टर्म यूज़ की जाती है ड्रैग फोर्स। फ्लूइड्स में एक और टर्म, जैसे विस्कोसिटी एक टर्म यूज़ की जाती है ना, विस्कस फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स, इसी तरह से एक और टर्म यूज़ की जाती है जिसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। ओके जी, तो व्हाट इज़ ड्रैग फोर्स नाउ? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, एक ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से मूव कर रहा है। आप एक इंसान को ही समझ रहे हैं, एक इंसान जो है वो पानी में तैर रहा है, पानी इज़ अ फ्लूइड एंड इंसान इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो अब वो सारी बात है, जब वो तैरता है पानी के अंदर तो वो एक फ़ोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो स्विम करता है और पानी को पीछे की तरफ धकेलता है और फोर्स लगाता है वो पूरी की पूरी एनर्जी। तो इसका मतलब है कि पानी उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, एक फोर्स जो कि किसी फ्लूइड की फोर्स होती है, उसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। ठीक है, जैसे एक इंसान जो है वो अगर पानी में स्विम करता है, ही इज़ डूइंग सम वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द वाटर, फोर्स ऑफ वाटर इज़ ड्रैग फोर्स। इसी तरह से अगर आप देखो एक जो गैस वाला गुब्बारा होता है, जब हम उसे ऊपर हवा में छोड़ देते हैं तो वो एक मतलब जब वो मूव कर रहा होता है तो हाँ, वो या तो मतलब काफ़ी ऊपर जाके हवा उसे या तो लेफ़्ट की तरफ धकेल देती है या उसे राइट की तरफ धकेल देती है। तो वो हवा एक फ्लूइड है और गुब्बारा एक ऑब्जेक्ट है, तो वो फ्लूइड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फ़ोर्स लगा रहा है, उसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। समझ आई इसकी? तो अब ड्रैग फोर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, फ्लूइड एक्सर्ट अ रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग का मतलब होता है अपोजिंग फोर्स, मतलब एक ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको उस डायरेक्शन में मूव करने से रोके। ठीक है, exert a retarding force that tend to reduce the speed of the object. ठीक है, and the retarding force experienced by an object moving through the fluid is called drag force। कि जो retarding force एक object feel करता है, retarding mean opposing force, जो कि एक object feel करता है during its motion into the fluid is called drag force। आपने अक्सर ऑब्जर्व की जब बहुत तेज़ आंधी आती है और अगर आप जिस डायरेक्शन में आंधी चल रही है आप उस डायरेक्शन में ऑपोजिट चलना शुरू कर दें, मतलब अगर आंधी जो है वो वेस्ट की तरफ चल रही है और आप जो हैं वो ईस्ट की तरफ चलना शुरू कर दें, ठीक है, तो हाँ, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फील होगी, जो आपको लगेगा कि हवा आपके ऊपर ज़ोर लगा रही है, आपकी मोशन को रिटार्ड कर रही है, आपकी स्पीड को मिनिमाइज़ कर रही है। तो वो जो ड्रैग वो फोर्स कौन सी होती है? ड्रैग फोर्स होती है। सिंपल इज़ दैट के फ्लूइड विच एक्सर्ट फोर्स ऑन द बॉडी टू रिड्यूस इट्स स्पीड इज़ कॉल्ड ड्रैग फोर्स। ठीक है, फिर है द मूविंग बॉडी exert a force on the fluid to push it out away by Newton third law में fluid pushes back on the body इक्वल एंड ऑपोजिट बात है। अगर फ्लूइड एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो ऑब्जेक्ट भी फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगाएगा, इक्वल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो सेटिस्फाई होना है ना।
एग्जाम्पल क्या कहता है कि पुटिंग आर हैंड आउट द विंडो ऑफ अ फास्ट मूविंग कार शोज अस द एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड फ्रिक्शन एंड द ड्रैग फोर्स दैट अ फ्लूइड एग्जर्ट ऑन आर हैंड्स मूविंग थ्रू इट। ठीक है, जैसे आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी चल रही है और आप अपना हाथ जो है वो विंडो से बाहर निकालते हो तो आपको बड़ा सही से फील होता है कि फ्लूइड आपके हाथ के ऊपर जो है वो एक ड्रैग फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। समझ आई? तो ड्रैग फोर्स डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, साइज़ एंड शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, उसकी शेप किस तरह की आया, वो मतलब जैसे बोर्ड की पॉइंटेड शेप होती है उस तरह का है, एरोप्लेन की एक पॉइंटेड शेप होती है उस तरह का है। ठीक है, एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड कि मतलब फ्लूइड किस तरह का है, मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या हुई उसकी, मतलब विस्कोसिटी या डेंसिटी उसकी कैसी है। लाइक अगर आप एयर और वाटर को देखें तो एयर इज़ लेस विस्कस जबकि वाटर इज़ मोर विस्कस। तो अब वाटर में जब ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे लाइक बोट्स वगैरह तो उनकी डिज़ाइनिंग डिफरेंट होगी, एयर में जब ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे तो उनकी डिज़ाइन डिफरेंट होगी। एंड थर्ड थिंग जिसके ऊपर ड्राइव फोर्स डिपेंड करती है वो है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट जितनी तेज़ी से, जैसे आपने ना कार, अगर आपकी कार खड़ी है या स्लो स्पीड से मूव कर रही है तो आप अपना हाथ विंडो से बाहर निकालोगी तो आपको हवा का कम प्रेशर फील होगा अपने ऊपर। लेकिन अगर कार बहुत हाई स्पीड से मूव कर रही है तब आप अपने हाथ को जब बाहर निकालेंगी तो ज़ाहिर बात है आपका हाथ भी कार की स्पीड से मूव कर रहा होगा तो उस टाइम फोर्स जो है वो ज़्यादा फील होगी। सो ड्रैग फोर्स डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लोली ड्रैग फोर्स इज आल्सो लेस, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट देन ड्रैग फोर्स मैग्नीट्यूड इज आल्सो हाई। ओके, so based on all these factors, all these three factors, Stokes design a law that is called Stokes law। और उसमें वो क्या कहता था कि the drag force on a spherical object is expressed by a mathematical formula। उसने spherical objects के लिए बनाया था which is उस mathematical formula को हम कहते हैं Stokes law। तो explanation कैसे, according to Stokes law the drag force FD से show करते हैं depend upon the radius, velocity of the object and viscosity of the medium in which object is falling। ठीक है, तो FD is depend upon the viscosity, रेडियस मीन्स के साइज, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी विद विच इट इज़ फॉलिंग। तो जब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव किया तो यहाँ पे जो है वो आ गया एक कांस्टेंट दैट इज़ ए एंड ईटा आर वी को एज इट इज़ लिखा। तो फिर ये कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू 6 पाई के इक्वल है। सो 6 पाई को इसने यहाँ पे पुट कर दिया। 6 पाई कैसे आया है, ये मैथमेटिकल रिजल्ट है। ओके, इसके पीछे कोई फिजिक्स नहीं, दिस इज़ जस्ट अ मैथमेटिकल रिजल्ट। तो 6 पाई उसने यहाँ पे पुट कर दिया एंड ईटा आर वी। सो दिस इज 6 इक्वेशन 6.1 इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्टोक्स लॉ दैट ड्रैग फोर्स डिपेंड अपॉन 6 पाई इज कांस्टेंट एंड ड्रैग फोर्स डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, radius means size and shape of the body and velocity of the object with which it is moving। okay, so Stokes law find application, हम different applications हैं इसकी, particularly regard to the settling of sediment in first law and measurement of viscosity of the fluids के लिए हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं to measure the viscosity of the fluids। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो स्टोक्स लॉ को ना यहाँ पे भी इसकी एप्लीकेशन बताई हुई कि स्काई डाइवर्स जो होते हैं एंड स्विमर्स चेंज देयर इफेक्टिव साइज एंड ओरिएंटेशन बाय बेंडिंग। आप देखती होंगी कि जो स्काई डाइवर्स हैं वो कभी डिफरेंट तरह की शेप्स बनाए, जैसे इसने एक शेप बनाई हुई है डाइविंग के दौरान, कभी हाथों को बंद कर कभी खोल लेते हैं, कभी टांगे और हाथ दोनों खोल लेते हैं, कभी टांगों को बेंड करते हैं और हाथ दोनों खोल लेते हैं, कुछ इस तरह से डिफरेंट तरह की ओरिएंटेशन बनाते हैं। तो वो बेसिकली अपने आर को ना इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, अपनी साइज़ को शेप को चेंज करने से वो मतलब ना आर को चेंज करते हैं। आर को चेंज करेंगे तो ड्रैग फोर्स उनके ऊपर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ट्विस्टिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग देयर बॉडीज पार्ट एंड दिस अलाउ देम टू मैनिपुलेट ड्रैग फोर्स एंड देयर बाय अलाउइंग देम टू कंट्रोल द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस तरह से जब वो ड्रैग फोर्स को कंट्रोल कर देते तो उससे स्पीड को डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ वेरी सिंपल ला। फिर है अगली जो है वो है क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी एक्चुअली क्या होती है, हमने बहुत सारी वेलोसिटीज़ पढ़ी हैं तो उसमें से टर्मिनल वेलोसिटी के एक कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज़ अटेन्ड एंड मेंटेन बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन फॉलिंग थ्रू
विस्कस मीडियम, ठीक है। मतलब कि जब एक ऑब्जेक्ट लाइक स्काई डाइवर, जब ये एक एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन है एक, सपोज कर लें आप, दिस इज़ एन एरोप्लेन सपोज किया, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल डाउन कर रहा है और ये है अर्थ। तो एक डिस्टेंस पे, एक ऐसे पॉइंट पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है, एक ख़ास पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्जेक्ट हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि वो टर्मिनल वेलोसिटी है, ठीक है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी पे जो ड्रैग फोर्स होती है ऑब्जेक्ट की, वो इक्वल टू हो जाती है ग्रेविटेशन वेट फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट की, ठीक है। कि ड्रैग फोर्स वेट फोर्स की इक्वल होगी, देयर इज़ नो नेट फोर्स, नो एक्सेलरेशन, तो सो नो चेंज इन वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये होता है उसमें, मतलब कि मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ फॉलिंग थ्रू सम विस्कस फ्लूइड, ठीक है। तो उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी होती है उसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो when नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, वही मैंने बताया, एक्सेलरेशन ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट्स, व्हेन एक्सेलरेशन टर्मिनेट्स ऑब्जेक्ट हैज़ रीच टर्मिनल वेलोसिटी, वी कंसर्न विद डायरेक्शन, तो वी ऑब्जेक्ट हैज़ रीच द मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा जी, फिर है टर्मिनल वेलोसिटी, कब हमने एक मैथमेटिकल फार्मूला निकालना है, तो ये देखें ना, ये उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ना इस जगह पे टर्मिनल वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया हुआ है डायग्रामेटिकली, कि मतलब शुरू में ऑब्जेक्ट जब एरोप्लेन के अंदर था तो उसके पास जितना भी एक्सेलरेशन था वो जस्ट इक्वल टू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन था, उस टाइम उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी क्योंकि वो रेस्ट पे था। फिर उसने जंप किया, एरोप्लेन से जंप किया तो वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, एंड इट हैज़ सम एक्सेलरेशन आल्सो, ठीक है। एंड इट हैज़ सम एक्सेलरेशन, इट हैज़ सम एक्सेलरेशन विच इज़ अ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, इन द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो मूव करता है। लेकिन जब अभी भी वो ना, मतलब कि अभी अर्थ पे नहीं पहुंचा, अर्थ कहीं दूर नीचे है, ठीक है। तो वो भी स्काई में ही है। तो ज़ाहिर बात है, जब एक ऑब्जेक्ट जितना जितना नीचे की तरफ मूव करता है तो वो स्पीड गेन करता है, स्पीड गेन करता है ना। जब वो स्पीड गेन करता है तो उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स होती है वो भी क्या होती है, वो भी फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो अब देखो, तो यहाँ पे ना जब ये वाला पॉइंट आया तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है। क्यों एक्सेलरेशन ज़ीरो? क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और अब जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक इक्वल अमाउंट में बट अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स भी अप्लाई हो रही है। तो टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एंड ऑब्जेक्ट हैज़ नो एक्सेलरेशन, इट मीन्स इट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी which is our terminal velocity. Okay, so all these things I will discuss mathematically here. Acceleration are quite different due to different in net force, in a vacuum the net force is, मतलब वैक्यूम में कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तो उसमें हम कहते हैं कि नेट फोर्स जो है वो इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी है। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब एयर रेजिस्टेंस आ जाती है तो नेट फोर्स इज लेस देन द वेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि उस टाइम जो है ड्रैग फोर्स पे। सो नेट फोर्स जो है अभी इस केस में जो नेट फोर्स है वो इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स मींस वेट माइनस ड्रैग फोर्स, वेट माइनस ड्रैग फोर्स के इक्वल है नेट फोर्स, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस नेट फोर्स ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि ये किसी चीज़ के डिफरेंस से आ रही है, सो कम होगी, ठीक है। तो फिर है यहाँ पे एफ़ नेट की वैल्यू एम ए है, एफ़ ड्रैग की वैल्यू में पता है और एफ़ जी की वैल्यू में पता है। इन तमाम वैल्यूज़ को जो है इस इक्वेशन में आप पुट कर दें, इस इक्वेशन में इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दें तो यहाँ पे लिखो जी। तो अब जब जब बॉडी के पास कौन सी स्पीड आ जाती है, एफ़ जी, जब क्या होता है एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जब एफ़ जी इज़ इक्वल टू एफ़ डी हो जाता है, मतलब व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल ड्रैग फोर्स के इक्वल, जब बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है और जब बॉडी की वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल आ जाती है तो उस टाइम क्या होता है, आप ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पीछे इक्वेशन में पुट करो, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये हमने पुट कर ली। एक्सेलरेशन ज़ीरो है एट द टाइम जब आपने वी को, जब आपने वी को वी टी पुट किया ना तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा,
ठीक है। इस वजह से ये सारी टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी टी ए, और इक्वेट करें इसको उधर लेके जाएं तो ये आ जाएगी, यहाँ से वी टी की वैल्यू आ जाएगी ये। सो दिस इज़ एन इक्वेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। सो टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन मास, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन साइज, मतलब रेडियस जो है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड व्हाट इज़ पी? इट इज़ नॉट पी, यहाँ पे टाइपो एरर है, पी की जगह पाई है। अच्छा, ये पाई है, इससे यहाँ पे कुछ गलत किया हुआ है। 6 पाई ईटा आर वी टी है, तो यहाँ से वी टी पाई तो 6 पाई ईटा है, ये एच नहीं है, ये ईटा है, ठीक है। ईटा इज़ द विस्कोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये पी की जगह पाई लिखें आप, ठीक है। सो अच्छा जी, फिर यहाँ पे ये कहता है कि अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो फोर्स एम हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? देखो, रो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? रो हमारे पास होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ से m किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा? रो इंटू वी हमारे पास m के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप v की वैल्यू पुट करो। वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है स्फेरिकल वॉल्यूम्स का? 4/3 पाई आर क्यूब इज़ इक्वल टू m, ठीक है। तो हमारे पास m जो है वो जो इक्वेशन 3 लिखी हुई है ना, उस तरह से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे m की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करें, ये जो m की वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करें, और देन 6 पाई ईटा आर एज इट इज़ रहेगा। बस m की जो ये वाली वैल्यू ये यहाँ पे पुट करें 6.2 इक्वेशन में, तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या किया, फिर जो कटिंग होती है उसको कटिंग करें, तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास कट होती हैं, तो ये सारा आप कर लोगी इजीली। आर आर क्यूब से कटेगा, ठीक है, और ईटा पाई पाई से कटेगा, और 4/3 इंटू 6 से आपके पास क्या आता है? 4/3 इंटू 6, तो इससे क्या आता है हमारे पास? 2 2 ज़ा 4, 3 और 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2/9 आ जाएगा। सो इसने देखें ये जो है यहाँ पे 2/9 लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे ईटा रह गया, ईटा रह गया, आर आर स्क्वायर रह गया, और जी और रो, ठीक है। सो इस तरह से ये इसने मैथमेटिक्स सॉल्व किया। सो टर्मिनल वेलोसिटी हैज़ दिस वन फाइनल फॉर्म। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है किन किन चीज़ों के ऊपर? साइज़, शेप एंड ओरिएंटेशन। आर जो है ना, ये जो यहाँ पे 6.3 नंबर इक्वेशन में आर लिखा हुआ है, आपको साइज़, शेप एंड ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में, पाई इज़ अ कांस्टेंट एंड जी इज़ आल्सो अ कांस्टेंट। सो टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन दीज टू थिंग्स, ठीक है। फिर क्या लिखा है? देयर इज़ नो सिंगल स्पीड फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। कोई एक सिंगल फार्मूला नहीं होता कि टर्मिनल वेलोसिटी 3.6 होगी या 4.6 होगी, ये वेरी करती है साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग ना। फॉर अ पर्सन फॉलिंग थ्रू एयर ऑन अर्थ रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी आफ्टर अबाउट 12, कहते हैं अगर एक पर्सन अर्थ पे की तरफ मूव कर रहा हो एयर से, तो वो 12 सेकेंड्स के अंदर अंदर अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेता है, कवरिंग अबाउट 4, जिसमें उसने 450 मीटर्स कवर किए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये आपको यही शो कर रहा है कि शुरू में जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ अ ग्राफ बिटवीन द टर्मिनल वेलोसिटी एंड टाइम, के एट टाइम टी इज़ इक्वल टू 0, मतलब स्टार्ट में बॉडी की वेलोसिटी 0, लेकिन जो जो टाइम इंक्रीज़ होता है वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, फिर और इंक्रीज तो वेलोसिटी और इंक्रीज़ होती है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कांस्टेंट हो जाती है। तो ये हमको पता है कांस्टेंट ग्राफ्स कैसे होते हैं। यहाँ पे टाइम हो गया, यहाँ पे अगर आपने कांस्टेंट वेलोसिटी शो करें तो वो ऐसे है कि टाइम के चेंज होने से वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, ठीक है। जबकि वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ इस तरह से होता है, ये हो गया टी तो ये हो गया वी, मतलब कि टाइम गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो शुरू में तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा था, लेकिन एक ख़ास टाइम पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया है। सो इस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इस टाइम पीरियड में जो वेलोसिटी आई उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ओके। सो मैक्सिमम है ना ये, ठीक है, ये दिस इज़ अ मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। फिर है ये हो गया। तो उसने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की टर्मिनल वेलोसिटीज शो की हुई हैं, तो इन फ्रीली फॉलिंग पैराट प्रिपेयर गैस टर्मिनल वेलोसिटी ट्वाइस, ओके। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी।